गुड मॉर्निंग, दिस इज़ ब्रिजेश कुमार। HBS अकेडमी माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, आज हमारा नया टॉपिक है एग्रीकल्चर, कृषि। क्लास 8 का 4th चैप्टर है, जो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विभिन्न टाइप्स ऑफ द स्ट्रीम्स, UPSSC, UPPCS, UPSC, अदर कंपटीशन के लिए यहाँ से क्वेश्चन मेंस एंड प्री में बनते ही हैं। तो कृषि क्या है, कृषि इसे कहते हैं, व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर, इससे क्या क्या रिलेटेड है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, प्राथमिक किस में आता है, प्राइमरी एक्टिविटी आती है, सेकेंड एक्टिविटी आती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे प्रिय दोस्तों। तो एग्रीकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है, जो एग्री जिसका अर्थ होता है मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ होता है आपका जुताई करने से है, यानी कि मृदा की क्या करनी है, जुताई करनी है, उसी को हम एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। एग्रीकल्चर जो आपका प्राथमिक क्रिया में सम्मिलित किया जाता है। तो आपने जो क्रियाएं पढ़ी होंगी, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया और चतुर्थ क्रिया, जैसे हम रेड कॉलर, ब्लू कॉलर, पिंक कॉलर, वाइट कॉलर और गोल्ड कॉलर वर्कर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो कृषि क्या है, कृषि की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मेरे प्रिय दोस्तों, कृषि आज से नहीं, प्राचीन काल से कृषि की होती चली आ रही है। क्योंकि पहले जो मानव के साक्ष्य मिले हैं, तो मानव पहले चावल और जौ की खेती करता था, बड़ा पाषाण काल में के लिए हड़प्पा में, सिंधु घाटी सभ्यता में इसके अनेक साक्ष्य भी मिले हैं। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, जो इसमें फसलें, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल किया जाता है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं संलग्न हैं। भारत में भी 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। यहाँ तक कि आपको पता ही है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 69 ऑलमोस्ट गांव में निवास करती है, जो गांव में रह करके कृषि के साथ साथ पशुधन पालन भी करते हैं। तो अनुकूल जो स्थलाकृतियाँ, मृदा, जलवायु इसी क्रियाकलाप के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो किसी कृषि को करने के लिए भौगोलिक दशाएं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो भौगोलिक दशाएं कृषि के लिए, जिस तरह से जलवायु, तापमान, वर्षा, मिट्टी, श्रमिक और अच्छी गुणवत्ता वाले बीज होना अति आवश्यक होता है। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया आदि क्षेत्र में क्या है, कृषि की जाती है। क्लियर? तो इस तरह से ये दे रखा है। तो आप यहाँ समझ सकते हो, एक यहाँ पर डायग्राम सा बनाया है, जैसे एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, विटीकल्चर। क्लियर? तो एग्रीकल्चर में किसका अध्ययन होता है? तो दोस्तों पता ही है, एग्रीकल्चर में मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन विज्ञान और कला है। इसे खेती भी कहते हैं। सेरिकल्चर को हम रेशम उत्पादन, रेशम प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। रेशम के कीट के वाणिज्यिक पालन एवं कृषि की आय में पूरक हो सकता है। पिसिकल्चर को मत्स्य पालन और विटीकल्चर को दक्षा कृषि, दक्षा अंगूरों की खेती, और हॉर्टिकल्चर को उद्यान कृषि। उद्यान कृषि के अंतर्गत आपका वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियां, फूलों और फलों को उगाया जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त और भी आपके ढेर सारे हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं। एपीकल्चर, व्यापार स्तर पर शहद उत्पादन, मधुमक्खी पालन किया जाता है। सिल्वीकल्चर, यह वानिकी की एक शाखा है, जिसमें हम वनों को संरक्षण, संवर्धन क्रिया शामिल करते हैं। फ्लोरिकल्चर, इसमें व्यापारिक स्तर पर फूलों को कृषि को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अर्बोरिकल्चर, वृक्ष और झाड़ियों की कृषि। मेरीकल्चर, समुद्री जीवों का उत्पादन। ओलेरिकल्चर, इसमें जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि की जाती है। ओल्विकल्चर, जैतूनी कृषि होती है। एरोपोनिक, पौधों को हवा में उगाना। वर्मीकल्चर, केंचुआ पालन करना। और मोरिकल्चर, जो आपकी है रेशम कीट और शहतूत पर क्या है, ये पाले जाते हैं। क्लियर दोस्तों?
तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इस बात में समझते हैं। कृषि तंत्र क्या है? कृषि जो सिस्टम है आपका, तो कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश, बीज, उर्वरक, मशीनरी, श्रमिक और जुताई, बुवाई आदि सबको सम्मिलित किया जाता है। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें किसी कृषक के द्वारा किस तरह से क्या निवेश, मशीनरी, बीज, रसायन, जुताई, बुवाई, छिड़काव जो होता है, फसल निर्गत कैसे कैसे होती है, और यहाँ भौतिक निवेश हैं जैसे सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, मृदा, ढाल, ये सब क्या हैं? भौगोलिक दशाएं हैं। यहाँ पर क्या है? मानवीय निवेश, भंडारण, श्रम, मशीनरी और रासायनिक, ये सारी चीज़ें मानव और भौतिक दिशाओं पर डिपेंड होती हैं। बात ये आती है कि कृषि के प्रकार क्या हैं? टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर्स। तो विश्व में विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है, और जो भौगोलिक दशाएं, इसकी मांग, श्रम उस पर डिपेंड करती है। तो आप समझ सकते हो, इसमें जीविका निर्भर कृषि, निर्भर कृषि, वाणिज्य कृषि, व्यापारिक कृषि आदि प्रकार की कृषि की जाती है। तो इसमें हम देख सकते हैं निर्वाह कृषि। तो इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं पूर्ति करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से उपज प्राप्त करने के लिए स्तरीय प्रौद्योगिकी, पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि को वर्गीकृत किया जाता है। गहन निर्वाह कृषि में एक छोटे के भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम की खेती करता है, और अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु, उर्वरक जो मृदा वाले खेत, एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है मेरे प्रिय दोस्तों, और अन्य फसलों में गेहूँ है, मक्का है, तिलहन है आदि को सम्मिलित किया जाता है। जो गहन निर्वाह कृषि होती है, जो दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, सघन जनसंख्या जो डेंसिटी पॉपुलेशन है, उन क्षेत्रों में ये कृषि होती है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। क्लियर? तो आप समझ सकते हो, इसे आदिम निर्वाह कृषि कहते हैं। इस कृषि को हम स्थानांतरशील कृषि कहते हैं। इसे हम शिफ्टेड एग्रीकल्चर भी कहते हैं। बुश फैलो कृषि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और कर्तन दहन कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर? तो ये सारी स्थानांतरित कृषि जो अमेज़न बेसिन के सघन वनों, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में ये प्रचलित हैं। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र प्रजनन वाले क्षेत्र में वृक्षों को ये काट करके, जला करके भूखंड को साफ करते हैं, और साफ करने के बाद फिर इसमें क्या है, ये कृषि को करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं, जैसे मक्का है, रतालू है, आलू है, कसावा है, चावल है आदि ये कृषि करते हैं। स्थानांतरण कृषि को ही कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये कृषि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। कि डू यू नो अबाउट द डिस्कस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स एज जूइंग एग्रीकल्चर्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मिल्पा कृषि, मैक्सिको, रोका कृषि, ब्राज़ील, लद्दाख कृषि, इंडोनेशिया, मलेशिया जो आपका झूमिंग कृषि हो रही है, कैगन कृषि है फिलीपींस में, हुमा जो है जावा इंडोनेशिया में, चेन्नई श्रीलंका, कोनिको वेनेजुएला, टाबी मेडागास्कर, मशोल जायर मध्य अफ्रीका, टुंगिया म्यांमार और बर्मा, और लोगन जो है आपकी पश्चिमी अफ्रीका में ये कृषि उगाई जाती है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसके यानी कि झूमी कृषि के अतिरिक्त बेवर दैया मध्य प्रदेश में, पोंडू डिपो पोडू आंध्र प्रदेश में, कमान बीगा उड़ीसा में, कुमारी केरल में, धाबी बत्रा दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जारा एरका और ये आपकी उगाई जाती है दक्षिणी भारत में। चलिए दोस्तों, तो ये सारी कृषि हैं, इसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट कृषि आती है आपकी चलवासी पश्चारण। सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया, भारत के कुछ भागों में, राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित इस प्रकार की कृषि के पशुचारक और पशुओं के साथ चारे पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक निश्चित घूमते रहते हैं। एक जलवायु बाधाओं
और भूभाग को प्रतिक्रियाओं उत्पन्न करते हैं। तो पशुचारक मुख्यतः है जिसमें ये लोग पालते हैं, तो भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, मवेशी, याक है, ये सारे पशु पालते हैं। इसमें आपको जौनसारी, बोक्सा, गद्दी, बकराल आदि ये जनजातियाँ होती हैं। तो ये आपको क्या है, दो प्रकार के घर होते हैं, एक शीतकालीन और एक ग्रीष्मकालीन। तो इसलिए चरवासी पशुचारण का भी कार्य करते हैं। वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर्स जो एरिया होता है, अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है, जो अधिकांशतः कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर वाणिज्यिक कृषि, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल्स जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जहाँ मिक्स्ड एग्रीकल्चर, रोपड़ कृषि भी की जाती है। क्लियर। वाणिज्यिक कृषि जो वाणिज्यिक अनाज कृषि है, वाणिज्य कॉमर्शियल्स जो हमारे जो फूड्स एग्रीकल्चर है, तो इसमें क्या है, वाणिज्यिक कृषि की उगाई जाने वाली है, जिसमें गेहूँ है, मक्का है, ठीक है ना, सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। इसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर हेक्टेयर और फार्मों के विरल आबादी वाले क्षेत्र में यहाँ पर ठंडे वर्धनकाल बाधित कृषि केवल ही फसल उगाई जाती हैं। प्रिय दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आती है उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं और नहीं आप लाइक करते हैं, प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य किया करें। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी सेंट्रल अमेरिका, अर्जेंटीना, उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। तो ये आप समझ सकते हो जो गन्ने की रोपड़ कृषि है, ठीक है ना। रोपड़ कृषि में वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जिसमें चाय है, कहवा है, काजू है, रबड़ है, केला है, कपास आदि ये फसलें उगाई जाती हैं। इसे रोपड़ कृषि के नाम से जाना जाता है, जो विश्व में उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ये पाई जाती हैं। जैसे मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय की कृषि की जाती है। क्लियर। तो इस तरह से ये क्या है, आपके कुछ कृषि के प्रकार थे। अब देखते हैं कुछ फसलें। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मेजर जो क्रॉप्स है, मेजर क्रॉप्स की जो वृद्धि हो रही है, तो आपको पता है 1960 के दशक के बाद जनसंख्या वृद्धि हुई और जनसंख्या वृद्धि होने के बाद उपरांत यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया गया। तो इसमें आपको पता ही हरित क्रांति, तो हरित क्रांति शब्द जो दिया था वो दिया था आपका विलियम गॉड ने। लेकिन हरित क्रांति के जो जनक थे तो वो आपके कहाँ के थे, मैक्सिको के, ठीक है ना, नॉर्मन बोरलॉन्ग। उन्होंने क्या है जो इन्वेशन किया था, रिसर्च किया था, वो उन्होंने किया था आपका गेहूँ, वीट पर किया था। क्लियर। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत के परिप्रेक्ष्य में 1960-70 के दशक में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी ने गेहूं और चावल पर क्या है, यहाँ पर इन्वेशन रिसर्च किया। तो गेहूं और चावल यहाँ पर काफ़ी उगाया गया, क्योंकि ये भारत जनसंख्या वाला देश है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डेंसिटी पाई जाती है और जनसंख्या भी भरपूर है। क्लियर। तो बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं पूर्ति करने के लिए ये विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आपको पता ही है, ये फसलें आधारित उद्योग भी कच्चे माल की आपूर्ति पर गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, जूट, कपास, रेशे आदि ये चाय, कहवे, पेय पदार्थ भी सम्मिलित हैं। तो आप समझ सकते हो जो अनेक जो मुख्य फसलें हैं, उन मुख्य फसलों के लिए भौगोलिक दशाएं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे चावल कृषि, चावल कृषि के लिए भौगोलिक दशाएं जैसे जलवायु, तापमान, वर्षा, मिट्टी और इसके सीड और सिंचाई के साधन। क्लियर। तो चावल विश्व में एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश का आहार है। जो चावल के लिए उच्च तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, वर्षा की भी आवश्यकता होती है। तो तापमान कितना चाहिए, जलवायु कैसी हो, उष्ण आर्द्र हो, के लिए तापमान कितना हो, 21 से आपका 27% हो, 27 सेंटीग्रेड हो, और आर्द्रता 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती हो, और मिट्टी कैसी हो, चिकनी मिट्टी हो। और इसी क्षेत्र में क्या है, सबसे अधिक किसकी खेती होगी, चावल की कृषि उगाई जाती है। तो जिस तरह से भारत विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सबसे अधिक चावल चीन,
और अमेरिका आदि क्षेत्र में उगाया जाता है। चीन है, चावल का उत्पादन अग्रणी है। इसके बाद भारत है, जापान है, श्रीलंका है। मिश्र अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश आदि क्षेत्रों में 3 फसलें उगाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में अमन, ऊश, बोरो ये प्रजातियाँ हैं। ये 3 फसलें एक साल में लेते हैं। अब बात आती है गेहूँ। गेहूँ चावल के बाद दूसरा एक खाद्यान्न फसल है। इसमें तापमान बोते समय तापमान 10 से 15 और पकते समय 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान लगभग होना चाहिए। वर्षा आपको 50 से 70 सेंटीग्रेड वर्षा हो और इसके लिए मिट्टी दोमट मिट्टी हो, ठीक है ना। और सिंचाई की कम वर्षा होती है तो सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। क्लियर। तो ये सबसे अधिक जो फसल है आपकी गेहूँ की संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, कनाडा, भारत, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया आदि क्षेत्रों में उगाया जाता है। मिलेट ये मोटे अनाज के रूप में भी एक जानी जाती है। यह कम उपजाऊ वाले बलुई मृदा वाले क्षेत्र में उगाई जाती है। यहाँ कम और उच्च तापमान, पर्याप्त सूर्य प्रकाश आवश्यकता होती है। इसमें ज्वार, बाजरा, रागी आदि ये सारी फसलें उगाई जाती हैं। क्लियर। तो यहाँ मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा, अधिक धूप की आवश्यकता होती है। यह सुअपवाहित उपजाऊ मृदा है। आवश्यकता है जो मक्का है जो है उत्तरी अमेरिका और ब्राज़ील, चीन, रूस, मध्य कनाडा और भारत, मैक्सिको में उगाई जाती है। लेकिन इसका जो जन्म हुआ वो अमेरिका में ही हुआ था। कपास भी एक उच्च तापमान और हल्की वर्षा 200 से 210 पाला रहे दिन, तेज चमकीली धूप आवश्यक होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम रूप से उगाया जाता है। इसकी टेम्परेचर है आपका 25 से 30 सेंटीग्रेड होना चाहिए, जो सबसे अधिक चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र, भारत आदि क्षेत्र में उगाया जाती है। इस नेक्स्ट आता है आपका पटसन। पटसन जो है इसे जूट कहते हैं। इसको इस सुनहरा रेशे के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कपास को सूती रेशे यानी कि आपको गोल्डन रेशे या आप कह सकते हो सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन पटसन को सुनहरा रेशे के नाम से जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा आदि जलवायु आवश्यकता होती है। यह फसल उष्ण कटिबंध क्षेत्र में उगाई जाती है। भारत, बांग्लादेश पटसन अग्रणी उत्पादक है। कॉफ़ी, इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु, सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्याप्त या पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होते हैं। जो ब्राज़ील कॉफ़ी के अग्रणी उत्पादक हैं। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत भी इसके अग्रणी हैं। तो आप समझ सकते हो जो कॉफ़ी का जो जन्म हुआ कैसे हुआ, तो आप इसमें दे रखा है, आप समझ सकते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जिस जरूर बंधुओं को इस वीडियो की लिंक भी शेयर करें। कॉफ़ी के पौधे की खोज कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न जो कहानियाँ प्रचलित हैं। आपको पता है 850 ईसा पूर्व में काल्दी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों को अनोखी हरकत, उसको उछल कूद देख करके वो हरकत में आया और उसे देखा परेशान था। एक दिन उसने उन सदाहरित जो पौधे की फलियों को चक्कर देखा तो उसने बकरियों को प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद ही अपनी खोज के विषय में संसार को ये सारी बातें बता दी। तो पहले जो इथोपिया में, उसके बाद आपको पता ही है अमन के बाद अपना बदून की पहाड़ी, भारत में भी बदून की पहाड़ी अरब के खलीफा ने क्या इसको उगाया था। क्लियर। लेकिन कॉफ़ी सबसे अधिक जो है आपकी ब्राज़ील में और भारत में उगाई जाती है। लेकिन चाय बागान एक फसल है। ये सारी फसलें पेय फसल है। ये पत्तियां वृद्धि जलवायु, ठंडी जलवायु, वर्ष भर ये समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। इसके लिए यहाँ पर सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। और ये पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, कृषि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कैसे विकास हो सकता है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, आप अपने विचार क्या रख सकते हैं। तो ये आपका एक रिसर्च का विषय है। तो इसको कृषि का संबंध जो हमारी बढ़ती जनसंख्या की मांग है और इसको पूरा करने के लिए
कृषि पर उत्पादन बढ़ाना, एक दिशा में एक अच्छा प्रयास करना, यही हमारे का एक तरीका होना चाहिए। और ये बोए गए बीजों को किस तरह से बोया जाए और अच्छी बीजों को कैसे प्रोडक्शन किया जाए और इससे हाइब्रिड बीज आएँ और जनसंख्या को जो भी हमारी जनसंख्या है उस सभी को खाना मिल सके, ठीक है ना। लेकिन अब वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की क्या है, मशीनी उपकरण आने से काफ़ी समय की बचत हुई है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ा है और काफ़ी यहाँ पर हाइब्रिड बीज आने से अनेक फसलों का भी उत्पादन बढ़ा है, जैसे गेहूँ है, चावल है, चना है, मटर आदि क्षेत्रों में ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में गतिविधियों पर हुआ है। अधिक जनसंख्या वाला विकासी देश, जितने विकासी देश हैं जैसे भारत है, चीन है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, ये आदि क्षेत्रों में काफ़ी विकास कृषि का किया जा रहा है। जीविकोपार्जन फसलें उगाई जा रही हैं, वाणिज्यिक कृषि भी फसलें उगाई जा रही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि में भी उगाई जाती हैं। मिश्रित कृषि भी होती है। आओ हम ये दो फर्मों को देख सकते हैं। तो आपका ये भारत का एक फर्म है, आदिलाबाद गाजीपुर में रखा है, तो 1.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है। लेकिन एक देखते हैं आपकी जो अमेरिका में है, अमेरिका में जो फैला हुआ है 250 हेक्टेयर भूमि फैला हुआ है, तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो स्प्रे हो रहा है तो वो किसके द्वारा होगा, एयरलाइन के द्वारा, और बड़े बड़े यहाँ मशीनी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो ये दोस्तों हमारा टॉपिक यहाँ क्लियर होता है, आप समझ सकते हो। तो समतल संयंत्र से हार्वेस्टर, थ्रेशर आदि का प्रयोग करते हैं जब फसल पकती हैं। हार्वेस्टिंग के लिए मार्केटिंग एजेंसियाँ भी, संयुक्त अमेरिका, किसानों का व्यवसाय, और ये सारी इस पर डिपेंड करता है खेतिहर किसानों पर, ठीक है। अब बात ही आपकी बारी, इसमें क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। कृषि क्या है, आप समझ सकते हो। कृषि क्या है, जो जनसंख्या है उसको क्या है, खाद्यान्न की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। व्यापारिक कुछ फसलें होती हैं उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके हम अपनी इकोनॉमी को डेवलपमेंट करते हैं। इन कारकों से बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो आप बता सकते हैं जलवायु है, तापमान है, वर्षा है, मिट्टी है, सिंचाई है और उच्च कोटि के बीज हैं, और इसमें मशीनी उपकरण हैं। स्थानांतरशील क्या है, आप बता सकते हैं मिल्पा है, कॉन्को है, कोगुन है, मोलप है, ठीक है ना, टाबी है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। स्थानांतर कृषि क्या है, ये कहाँ पर होती है, आप बताइए। उत्तर पूर्व भारत में जूमी कृषि होती है। इस तरह से आप इसमें चर्चा कर सकते हैं। रोपड़ कृषि क्या है, जिसमें मानव के द्वारा कुछ फसलें ऐसी रोपी जाती हैं, उस रोपड़ कृषि का नाम जाना जाता है। चाय है, कॉफ़ी है, कहवा है, ठीक है ना, आदि फसलें हैं। अब क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्ट टाइप। तो पहला क्वेश्चन है उद्यान कृषि का अर्थ क्या है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, फलों व सब्जियों को उगाना। सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है, तो सुनहरा रेशा आपका है पटसन। कॉफ़ी का प्रमुख अग्रणी उत्पादक कौन है, ब्राज़ील। क्लियर। कार्ड बताएं, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, बिल्कुल प्राथमिक क्रिया है। क्लियर, क्योंकि मानव यहाँ से अपनी प्रत्यक्ष रूप से मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। विभिन्न फसलें प्रदेशों उगाई जाती हैं, बिल्कुल उगाई जाती हैं। इसके बारे में हम स्पष्ट भी कर सकते हैं। प्राथमिक क्रियाएँ, तृतीय क्रियाएँ हैं। प्राथमिक क्रिया वे क्रियाएँ हैं जो मानव अपने कृषि, पशुपालन, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाता है और इसके साथ क्या है, पालन पोषण करता है, जिस तरह से मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन आदि हैं। नेक्स्ट आता है आपका निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी पाई जाती है, वहाँ निर्वाह कृषि होती है। गहन निर्वाह कृषि यहाँ पर जो ज़्यादा डेंसिटी और पॉपुलेशन होती है, और दूसरी बात क्या है, कुछ सीमित क्षेत्र होते हैं वहाँ पर काफ़ी कृषि की जाती है। तो इसमें कुछ क्रियाकलाप हैं, आप इसमें देख सकते हो। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है मेरी प्रिय दोस्तों। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके 6, 7 और 8 का आपका 4th चैप्टर दिस इज़ कंप्लीट, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके जो कंसेप्ट एग्रीकल्चर का जो कंसेप्ट है उसको काफ़ी डेवलप करेगा। इसको वीडियो को बार बार पढ़ें। क्लियर दोस्तों। और अपने ज़रूरतमंद जो भी हमारे भाई बहन हैं उसको शेयर करें, क्योंकि ये टॉपिक आपका सीटेट, यूपीटेट और आपके अदर जो कंपटीशन हैं, यूपीपीसीएस अदर कंपटीशन के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अब विदाई का समय आ चुका है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग।